हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब कभी हम मार्केट के अंदर जाते हैं, कभी हम चीज़ें देखते हैं, टमाटर का क्या भाव है। टमाटर का भाव 200 रुपये किलो है। कल तो 150 रुपये किलो था। भैया ले लो, नहीं तो कल 250 रुपये किलो हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं चीज़ों के दाम इस तरह से बढ़ते हैं जैसे कोई भाव में आग लगी हो, अर्थात भाव इस तरह से तेज़ी से बढ़ते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि चीज़ें महंगी क्यों हो जाती है। कभी कभी कोई चीज़ सस्ती भी हो जाती है, कभी कभी चीज़ें इतनी महंगी हो जाती है कि हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है, अर्थात हम उसे खरीद ही नहीं पाते। इसी बात को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना या फिर मुद्रा का कम होना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की जब कीमतें बढ़ती है, इसी की वजह से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। क्या हो जाता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। और मुद्रा का मूल्य के कम होने को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आप सोचते हैं मुद्रा का मूल्य कम होने का मतलब क्या होता है। अर्थात पहले जैसे मान लो कि 100 रुपये में 5 किलो आलू आते थे, जब आलू की कीमत 20 रुपये थी। अब मुद्रा का मूल्य कम होने का मतलब है अब 100 रुपये में केवल 2 किलो आलू आते हैं। यदि 50 रुपये किलो आलू हो जाते हैं तो उस 100 रुपये में केवल 2 किलो आलू आ रहे हैं, जबकि पहले 5 किलो आते थे। अर्थात उस अब मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। इसे कीमत का बढ़ना या फिर मुद्रा का मूल्य कम होना कहते हैं। मुद्रास्फीति क्या कुछ हद तक सकारात्मक होती है, अर्थात एक लिमिट में हो महंगाई तो यह कुछ विकास की जो गतिविधियां होती है, ये विकास के कारक होते हैं, उनको बढ़ाने वाली होती है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति से उत्पादकों को लाभ होता है। उत्पादकों को यदि लाभ होगा तो निवेश में वृद्धि होगी। निवेश में वृद्धि होने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो इस तरह हमने देखा मुद्रास्फीति क्या कुछ हद तक सकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति से उत्पादकों को लाभ होता है तथा निवेश में वृद्धि होती है, और निवेश में वृद्धि होने से रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। तो इस तरह हमने देखा मुद्रास्फीति की परिभाषा। अब बात करेंगे एक वक्र के बारे में जिसे हम कहते हैं फिलिप वक्र। क्या कहते हैं, फिलिप वक्र की बात करें तो फिलिप वक्र किसे कहते हैं। फिलिप नाम का जो अर्थशास्त्री था उसने फिलिप वक्र नाम की चीज दी थी। अब फिलिप वक्र क्या होता है। फिलिप फिलिप वक्र है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में नकारात्मक संबंध को दर्शाता है। अर्थात जो हमारी बेरोजगारी की दर है और मुद्रास्फीति की दर है, इन दोनों के बीच में क्या नकारात्मक संबंध है। अर्थात यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। अर्थात दोनों के बीच में क्या नकारात्मक संबंध है। एक हद तक बात करें कि एक सीमा तक यदि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। तो एक हद तक है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में नकारात्मक संबंध बना रहता है। अब बात करें ये वक्र की बात करें, यदि आपसे फिलिप वक्र के बारे में पूछा जाए तो ये बताना आपको नकारात्मक संबंध है, साथ ही साथ ही ग्राफ बना के बताना है। फिर आता है मुद्रास्फीति की गणना। यदि आप मुद्रास्फीति की गणना की बात करें तो मुद्रास्फीति की गणना हर महीने की जाती है, अर्थात प्रत्येक महीने मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। मुद्रास्फीति में कीमतों की तुलना पिछले वर्ष की कीमतों से की जाती है, अर्थात इस साल क्या कीमत है किसी भी चीज़ की और पिछले साल उसकी क्या कीमत थी, इन दोनों के बीच में तुलना की जाती है। और उसी के आधार पर चीज़ों की महंगाई और सस्ती होना इन दोनों का तय किया जाता है। जैसे जनवरी 2021 में किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, तो जनवरी 2022 में उसकी कीमत कितनी हो गई, 110 रुपये। इसका मतलब है कि 10% मुद्रास्फीति हो गई, अर्थात कि हमारी 10% महंगाई हो गई है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर बात करें मुद्रास्फीति की तो मुद्रास्फीति कितने तरह की होती है। क्या मुद्रास्फीति कितने तरह की होती है, इसकी बात करें तो मुद्रास्फीति हमारी कई प्रकार की होती है। जैसे कि हमारे कुछ प्रकार है खास खास जिनके बारे में बात करें। पहली आती है हमारी लक्षित मुद्रास्फीति। क्या लक्षित मुद्रास्फीति मतलब टारगेट इन्फ्लेशन, अर्थात सरकार ये तय करके रखती है कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत महंगाई तो होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि विकास के कार्य की जा सके। अर्थात विकासात्मक कार्यों को करने के लिए थोड़ी बहुत महंगाई तो जरूरी है। अर्थात प्रत्येक देश के द्वारा अपने विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसके लिए, अपने विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
क्या है, मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है कि इतनी मुद्रास्फीति तो होनी ही चाहिए। जैसे विकासशील देशों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुद्रास्फीति का। इसलिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या बड़ा होता है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य यदि 3 से 5% तक होता है तो इसे हम लक्षित मुद्रास्फीति कहते हैं। और जो हमारी उर्जित पटेल समिति थी उसके द्वारा मुद्रास्फीति की दर कितनी तय की गई थी, 4 ± 2, अर्थात 2 से लेकर 6% के बीच में मुद्रास्फीति की दर तय की गई थी हमारी जो उर्जित पटेल समिति थी उसके द्वारा। अर्थात भारतीय मुद्रास्फीति की लक्षित दर कितनी है, 4 ± 2, अर्थात 2 से लेकर 6% के बीच में। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का दर कम रखी जाती है, क्यों, क्योंकि वो विकास को प्राप्त कर चुके हैं। वहाँ लगभग 1 से 2% के बीच में मुद्रास्फीति की दर रखी जाती है। फिर दूसरी आती है हमारी रैंकिंग मुद्रास्फीति, जिसे क्राउनलिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यदि मुद्रास्फीति की दर 3% से कम है, क्या मुद्रास्फीति की दर 3% से कम है तो वह मुद्रास्फीति रैंकिंग मुद्रास्फीति कहलाती है। और रैंकिंग मुद्रास्फीति सभी देशों के लिए सही होती है। रैंकिंग मुद्रास्फीति क्या होती है, सभी देशों के लिए सकारात्मक होती है, सभी देशों के लिए सही होती है। विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए सही रहती है। फिर बात करें चलती हुई मुद्रास्फीति, जिसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यदि मुद्रास्फीति की दर 3% से 6% के बीच में होती है तो वह मुद्रास्फीति चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और चलती हुई मुद्रास्फीति क्या है, विकासशील देशों के लिए सही होती है। तो हमारे रैंकिंग मुद्रास्फीति तो सबके लिए और चलती मुद्रास्फीति केवल विकासशील देशों के लिए सही मानी जाती है। फिर आता हमारा दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। यदि मुद्रास्फीति की दर 6% से 10% के बीच में है तो वह मुद्रास्फीति कैसी है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अर्थात दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, चिंता का विषय होती है। अर्थात इस समय क्या सरकार को चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि वो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति को कम करने या नियंत्रित करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। दोनों के द्वारा क्या किए जाते हैं, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। फिर आगे आता है हमारे गैलोपिंग मुद्रास्फीति। क्या आती है हमारी गैलोपिंग मुद्रास्फीति की बात करें तो यदि मुद्रास्फीति की दर 10% से भी ज़्यादा है, क्या महंगाई कितनी हो गई, 10% से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है, तब क्या, तो उसे मुद्रास्फीति को गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहते हैं। और गैलोपिंग मुद्रास्फीति क्या है, वो भी अत्यधिक चिंता का विषय होती है। गैलोपिंग मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं और जो भी तुरंत करने पड़ते हैं। अर्थात सरकार को तुरंत उपाय करने होंगे इस मुद्रास्फीति या महंगाई को कम करने के लिए। फिर आता अतिस्फीति। यदि मुद्रास्फीति की दर 50% से भी ज़्यादा हो जाती है तो वह मुद्रास्फीति अतिस्फीति कहलाती है। अर्थात वह काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और अति मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है। यदि इतनी मुद्रास्फीति हो जाए तो वह क्या अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। अब क्या हो गया, मुद्रा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है, अर्थात लोग के द्वारा मुद्रा को माना जाना खत्म हो चुका है या फिर कम हो जाएगा इसके जरिए। फिर आता विस्फीति। क्या विस्फीति की बात करते हैं, अभिस्फीति नहीं है, विस्फीति की बात करें तो यदि मुद्रास्फीति के बढ़ने की दर कम होने लग जाती है। अर्थात जैसे मान लो पहले 7% थी मुद्रास्फीति, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर अचानक 8, फिर 7, फिर 6। तो अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की बजाय घटने लग जाए। अभी तक क्या मुद्रास्फीति की दर प्लस में है, लेकिन क्या हो रही है, हर साल ये घट रही है। इसी बात को हम क्या कहते हैं, विस्फीति। तो वह मुद्रास्फीति विस्फीति कहलाती है कि जैसे जनवरी में तो 8% थी, फरवरी में 7% रह गई, मार्च में कितनी रह गई, 6% ही रह गई। तो इसे मुद्रा विस्फीति कहते हैं। फिर बात करें अपस्फीति की, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की बात करें तो यदि मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है, क्या मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है, अर्थात 0% से भी नीचे हो जाती है, तो वह मुद्रास्फीति अपस्फीति कहलाती है। अर्थात जो हमारी डिफ्लेशन थी, अर्थात जो अविस्फीति थी या विस्फीति थी, इसमें मुद्रास्फीति तो है लेकिन हर महीने क्या ये दर कम हो रही है। लेकिन अपस्फीति में तो क्या होता है कि माइनस में हो जाती है, अर्थात 0% से भी नीचे गिर जाती है। अर्थात मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक होने लगे तो वस्तुओं की सेवाओं की कीमत क्या गिरने लग जाती है, अर्थात जितनी उनकी कीमत होती है उससे भी वह नीचे गिर जाती है। अपस्फीति की स्थिति में वस्तु और सेवाओं की कीमत कम होने से उत्पादकों को नुकसान होने लगता है। तो इससे क्या होता है, उत्पादकों को नुकसान होने लगता है और ऐसी स्थिति में उत्पादकों के द्वारा निवेश को कम कर दिया जाता है।
यदि अपस्फीति की स्थिति कुछ समय तक बनी रहे, अर्थात एक लंबे समय तक बनी रहती है, तब अर्थव्यवस्था किस दौर में चली जाती है, मंदी की स्थिति में या मंदी के दौर में चली जाती है। यदि अपस्फीति की स्थिति कुछ समय तक बनी रहे तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली जाएगी। फिर बात करें यदि मंदी लंबे समय तक बनी रहे तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, अपस्फीति बहुत टाइम तक बनी रहे तो अर्थव्यवस्था मंदी आ जाएगी, और मंदी बहुत टाइम तक बनी रहे तो ये अर्थव्यवस्था में क्या लाती है, डिप्रेशन लेके आती है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ऐसे 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। कब, 1929 के अंदर। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। फिर आता है हमारा स्टैगफ्लेशन। क्या आता है, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में देखें। स्टैगफ्लेशन की बात करें तो स्टैगफ्लेशन दो शब्द, स्टेनेशन और इन्फ्लेशन, इन दो से मिलके बना हुआ है। किन दो से मिला, स्टैगफ्लेशन, स्टैग स्टेनेशन और इन्फ्लेशन, इन दो शब्दों से मिलकर बना। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है, इसमें क्या होता है, जीडीपी में तो गिरावट आती है। इसमें क्या होती है, जीडीपी में तो गिरावट आती है। और स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है, सामान्यतः नहीं होती है, ये कभी कभी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ रही होती है, जिसके कारण मांग में कमी आ जाती है। जैसे हमारे कोरोना काल था, कोरोना काल में क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही थी क्योंकि लोग काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण मांग में भी कमी आ गई थी। परंतु फिर भी मुद्रास्फीति की दर अधिक थी। क्यों, क्योंकि इससे महंगी चीज़ों की रेटें बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, और कोरोना काल में ऐसा ही हुआ था। स्टैगफ्लेशन केंद्रीय बैंक के लिए भी दुविधा की स्थिति अर्थात होती है, अर्थात केंद्रीय बैंक समझ नहीं पाता ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। क्यों, क्योंकि यदि रेपो रेट या नीतिगत दरों को बढ़ाया जाता है, क्या, रेपो रेट या नीतिगत दरों को बढ़ाया जाता है तो जीडीपी में और अधिक कमी आ जाएगी। लोगों के द्वारा जो लोन लिया जाता है वह महंगा हो जाएगा, और इससे क्या है, बेरोजगारी और बढ़ेगी, और स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। और यदि रेपो रेट और नीतिगत दरों को कम किया जाता है तो इससे मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ेगी। तो इससे क्या, मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ेगी, और स्टैगफ्लेशन की स्थिति से बाहर निकलने के लिए केंद्रीय बैंक को, सरकार को सहयोग आवश्यक होता है। केंद्रीय बैंक को सहयोग कौन करे, सरकार, तभी ऐसा संभव हो सकता है। फिर बात करते हैं कोर मुद्रास्फीति की। किसकी बात करें, कोर मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति का वह भाग जो तरलता के कारण है, मुद्रास्फीति का वह भाग जो किसकी वजह से, तरलता की वजह से। इसलिए आरबीआई के नियंत्रण में इसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। कोर मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति के अन्य कारकों को हटा देते हैं, जिनकी वजह से मुद्रास्फीति महंगाई होती है, उन कारकों को हटा देते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति में से कौन से कारक हटा देते हैं, जो अन्य कारक है। अन्य कारक जैसे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाती है, इसकी वजह से महंगाई हो गई। कृषि को नुकसान हो गया, अर्थात जैसे सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई, तो इनकी वजह से जो महंगाई हो रही है उसको हटा देते हैं। या फिर हमारे परिवहन में बाधा आती है, उसकी वजह से, जैसे रोड ब्लॉक है या फिर बहुत और कोई कारण है, इसकी वजह से यदि महंगाई हो रही है तो उनको हम घटा देते हैं। और उसकी वजह से यदि कोई महंगाई होती है तो उसको हम देखते हैं मुद्रास्फीति के अंतर्गत। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। फिर आती है हमारी तिरछी मुद्रास्फीति। क्या आती है, तिरछी मुद्रास्फीति मतलब स्क्यू, जो इन्फ्लेशन है वो। तिरछी मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का एक प्रकार होता है जिसमें कुछ उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि होती है, जैसे कि प्रोटीन मुद्रास्फीति। यदि प्रोटीन मुद्रास्फीति में सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि होती है। प्रोटीन मुद्रास्फीति में क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन जो उत्पाद होते हैं उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो खाद्य मुद्रास्फीति में सिर्फ खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है। तो इस तरह तिरछी मुद्रास्फीति में क्या होता है, ये एक विशिष्ट स्थिति होती है जिसमें कुछ उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि होती है, बाकी सब में नहीं होती है। फिर बात करें मुद्रास्फीति कारकों के आधार पर भी। मुद्रास्फीति कारकों के आधार पर दो प्रकार की होती है। मुद्रास्फीति क्या, कारकों के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो लागत जनित मुद्रास्फीति और एक होती है मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या, लागत जनित मुद्रास्फीति और एक मांग जनित मुद्रास्फीति की बात करें तो लागत जनित मुद्रास्फीति मतलब लागत में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो एक कार पहले 3 लाख में बनती थी और वो 5 लाख में बिकती थी, तो वो 5 लाख में बिकेगी। अब यदि कार बनने में ही 4 लाख की बनेगी तो वह 6 लाख की बिकेगी। अब ऐसा नहीं कह सकते उस कार की कीमत में 1 लाख की वृद्धि हुई। कार की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है, कार की लागत में वृद्धि हुई है, अर्थात बनने में ही वह 4 लाख में बनने लगी है। जिसके कारण क्या होते हैं, जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो चीज़ों की रेट भी बढ़ जाती है। किराए में वृद्धि हो जाएगी तो चीज़ों के रेट में भी वृद्धि हो जाएगी।
मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है तो भी चीज़ों की रेट में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो भी चीज़ों की रेट में वृद्धि हो जाएगी। फिर बात करें अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होती है तो इसकी वजह से भी वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर यदि बढ़ जाता है तो चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होती है। परिवहन की लागत बढ़ती है, उद्यमी के लाभ में वृद्धि होती है, तो इन सब की वजह से क्या है, चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगती है। अब हम बात करेंगे क्या, मांग जनित मुद्रास्फीति की। मांग जनित मुद्रास्फीति मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति किसकी वजह से होती है? मांग के बढ़ने के कारण। यदि वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है, जिसके क्या कारण है? जैसे जनसंख्या की में वृद्धि होती है, लोग ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। आय स्तर का बढ़ना, लोग यदि ज़्यादा कमाने लगेंगे तो वह ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बाजार में तरलता का बढ़ना, यदि बाजार में पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो चीज़ों को खरीदने के लिए उनकी लालयत बढ़ जाएगी और वो किसी भी कीमत पर चीज़ों को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्याज दरों में कमी, यदि बैंकों के ब्याज दरों में कमी हो जाएगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के बाद वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को महंगा भी खरीद पाएंगे। प्रत्यक्ष करों में कमी, प्रत्यक्ष करों में कमी मतलब लाभ या आय पर लगने वाला कर है, ये भी यदि कम लगता है, यदि कर कम लगेगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और ज़्यादा पैसा बचने के कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाएंगे। सरकारी व्यय में वृद्धि, अर्थात सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है तो लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा बचता है और पैसा बचने की वजह से वह ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। यदि बाजार में काला धन है तो काला धन होने की वजह से लोगों के पास काफ़ी पैसा होगा और वो चीज़ों को महंगा भी खरीद पाएंगे। और फिर विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह, यदि विदेशों से हमारे देश में पूंजी आती है तो देश के पूंजी स्तर बढ़ता है और इससे क्या होता है, जो हमारी चीज़ें बिकने भी लगेगी तो साथ साथ मनमाही की कीमतों पर बिकती है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की गणना की। अब हम जो महंगाई या मुद्रास्फीति है इसको किस प्रकार से काउंट करते हैं, अर्थात मुद्रास्फीति की गणना अर्थात इन्फ्लेशन कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कैलकुलेशन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की गणना दो दृष्टिकोण से की जाती है। कितने? दो दृष्टिकोणों से मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। एक तो थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से, दूसरा उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। जो हमारे थोक विक्रेता होते हैं होलसेल, तो होलसेलर की दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति की गणना, दूसरा हमारे जो कस्टमर है उपभोक्ता उसके दृष्टिकोण से देखते हैं। तो पहले हमारा आता है थोक विक्रेता, तो थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से देखें मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए हम थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं। यदि थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? थोक मूल्य सूचकांक का। और WPI या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है इसे? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो हमारा WPI है, WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भी जो हमारा आर्थिक सलाहकार कार्यालय, कौन सा कार्यालय? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये जारी करता है। कौन? WPI। अब WPI की बात करते हैं, WPI 4 प्रकार का होता है, जैसे कि प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और ऊर्जा की वस्तुएं, विनिर्मित और मुख्य। अर्थात हमने देखा प्राथमिक वस्तुएं कितनी होती है? 117। ईंधन और ऊर्जा कितनी होती है? 16। WPI निर्मित वस्तुएं कितनी होती है? 564। तो इस तरह टोटल कितनी वस्तु हो गई? 697 वस्तु हो गई। तो इस तरह हमने देख ली कितने टोटल वस्तुएं? 697, जिसमें प्राथमिक वस्तुएं 117, ईंधन और ऊर्जा 16, हमारी विनिर्मित वस्तुएं 564। तो ये वस्तुएं होती है। अब बात करें पूरे भारत के लिए एक ही WPI की गणना की जाती है, जबकि क्षेत्रवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। ये क्या होता है? क्षेत्रवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बावजूद पूरे भारत के लिए क्या एक ही WPI की गणना की जाती है। क्षेत्रीय WPI जारी नहीं किया जाता, जबकि किया जाना चाहिए। WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। WPI में क्या होता है? केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। WPI में खाद्य पदार्थों का भार क्या बहुत कम रखा जाता है, जो भी लगभग 20% है। बाकी हमारे जो विनिर्मित वस्तुएं होते हैं, ईंधन, ऊर्जा, इनका भार ज़्यादा होता है। WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। WPI का आधार वर्ष कितना है? 2011-12 है। WPI का प्रत्येक महीने की 14 तारीख को जारी किया जाता है। हर महीने की 14 तारीख को हमारा WPI जारी किया जाता है। वर्ष 2014 से पहले मुद्रास्फीति की गणना का मुख्य सूचकांक क्या हुआ करता था? WPI। अर्थात 2014 से पहले हमारी जो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है इसकी गणना कैसे करते थे? WPI से करते थे। तो इस तरह हमने आज WPI के बारे में बहुत कुछ जाना। अब बात करेंगे CPI के बारे में, अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
तो बात करें उपभोक्ता की दृष्टि से मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई जारी किया जाता है। और सीपीआई कौन जारी करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके द्वारा जारी किया जाता है। कौन? सीपीआई। तो सीपीआई हमारे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है इसके द्वारा जारी किया जाता है। और सीपीआई कितने प्रकार का होता है? सीपीआई 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारा ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण और शहरी। ठीक है, तो 3 प्रकार का होता है। अब बात करें इसकी, जो हमारे ग्रामीण है इसके अंदर हमारे 448 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। जो शहरी होता है इसमें 460 वस्तुएं, और जो हमारे ग्रामीण और शहरी दोनों होते हैं इसमें भी हमें 460 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा सीपीआई कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी सीपीआई जारी किया जाता है। खास बात देखें इसके अंदर, सीपीआई के अंदर, तो सीपीआई में क्या होता है? वस्तुओं को तो शामिल किया ही जाता है, साथ साथ सेवाओं को भी शामिल करते हैं। साथ ही साथ इसमें खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका भारांश कितना? 45% होता है। जबकि इसके जस्ट बगल में कितना, डब्ल्यूपीआई में कितना होता है? 20%। इसमें कितना होता है? 45%। तो इसमें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर भी देख सकते हैं। इसमें सेवाओं को शामिल किया जाता है, इसमें सेवा और वस्तु दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या है कि क्षेत्रीय डब्ल्यूपीआई जारी नहीं होता, जबकि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अलग अलग सीपीआई जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें पूरे भारत का एक ही डब्ल्यूपीआई होता है, जबकि पूरे भारत के लिए एक सीपीआई नहीं होता है। डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष 11-12, तो सीपीआई का भी 11-12 है। ये 14 तारीख को हर महीने की निकाला जाता है, तो ये भी हर महीने की 12 तारीख को निकाला जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में काफ़ी अंतर है, अंतरों को भी। अब 2014 के बाद में से वर्तमान तक की बात करें तो मुद्रास्फीति की गणना के लिए सीपीआई काम आता है, डब्ल्यूपीआई काम नहीं आता। 2014 से पहले डब्ल्यूपीआई काम आता था, तो 2014 के बाद में सीपीआई काम आता है। बात करें श्रम ब्यूरो के द्वारा भी सीपीआई जारी की जाती है। फिर बात करें उत्पादन सूचक मूल्य सूचकांक की, इसकी पीपीआई। उत्पादक सूचक मूल्य सूचकांक की बात करें पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें, ये क्या होता है? तो बात करें उत्पादक मूल्य सूचकांक के तहत कीमतों की वृद्धि की गणना उत्पादक के दृष्टिकोण से की जाती है। कीमतें बढ़ रही है तो इसका दृष्टिकोण क्या होगा? उत्पादक। उत्पादक के दृष्टिकोण से हमें क्या करते हैं? कीमतों की वृद्धि की गणना करते हैं। उत्पादक मूल्य सूचकांक में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल करते हैं? वस्तु और सेवा दोनों को शामिल करते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक में। उत्पादक मूल्य सूचकांक का प्रयोग भारत में नहीं करते। कहाँ नहीं करते? भारत में नहीं करते। उत्पादक मूल्य सूचकांक का प्रयोग कहाँ करते हैं? हमारे यूरोपीय देशों में करते हैं। फिर बात करते हैं आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बेस इफेक्ट क्या होता है कि मुद्रास्फीति की दर क्या पिछले वर्ष की कीमतों का प्रभाव देखा जाता है। मुद्रास्फीति की दर पर क्या पिछले वर्ष की क्या कीमतें थी इसका प्रभाव देखते हैं, और इसी प्रभाव को आधार वर्ष कहते हैं। यदि पिछले वर्ष की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी तो वर्तमान में कीमतें या मुद्रास्फीति ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, अर्थात ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई 10 रुपए की चीज़ थी, 10 रुपए की चीज़ पिछले साल क्या 8 रुपए की चीज़ रह गई थी, और अब कितनी हो गई? 12 रुपए की हो गई। तो इधर से देखें तो यह क्या 50% वृद्धि हुई है। कितनी? 50% वृद्धि हुई। और इधर से देखें तो केवल 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो 20% की वृद्धि हुई है, और ऐसे एक साल की तरफ से देखें तो केवल क्या है? सीधे 50% की वृद्धि हुई है। तो बेस इफेक्ट का इसी तरह देखा जाता है। मतलब यदि पिछले वर्ष की कीमतों में अत्यधिक कमी हुई थी तो क्या होता है? कीमतें अधिक बढ़ेगी। अब यदि पिछले वर्ष कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई तो वर्तमान में कीमतें क्या अत्यधिक कम लगेगी। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव की। मुद्रास्फीति के कारण क्या ऋण लेने वालों को नुकसान होता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? ऋण देने वालों को नुकसान होता है, ये आप याद रखना। देने वालों को नुकसान होता है, जबकि ऋण लेने वाले होते हैं उनको लाभ होता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी ब्याज दर है, जिसे कहते हैं ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को घटाते हैं तो ये कम आती है। मुद्रास्फीति के कारण बैंकों में जमाकर्ताओं को नुकसान होने लगता है, अर्थात लोग क्या है बैंकों में पैसे जमा कराना बंद कर देते हैं। इसलिए जमाकर्ता अपनी जमाओं को बैंकों से निकाल लेते हैं और परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, अर्थात जो चीज़ें महंगी हो रही है उनके अंदर जाके निवेश करते हैं। इससे बैंकों की ऋण क्षमता घट जाती है, अर्थात वह लोगों को लोन नहीं दे पाता।
इससे अर्थव्यवस्था में बहुत सारा नुकसान होता है। मुद्रास्फीति और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बनती है, अतः महंगाई की वजह से और ज़्यादा महंगाई होती है। आगे बात करें हम, तो मुद्रास्फीति अधिक होने से कालाबाजारी की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोग वस्तुओं का इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि उच्च कीमतों से बचा जा सके। अर्थात कालाबाजारी शुरू होती है, लोग भविष्य के लिए चीज़ों को बचा के रखना या इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मुद्रास्फीति का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है? गरीब लोगों पे। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण जीवन यापन की लागतें बढ़ जाती है। जीवन यापन करने के लिए जो पैसे की लागत होती है वो बढ़ने लग जाती है। मुद्रास्फीति का अनौपचारिक क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो हमारे अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रों के जो कामगार होते हैं उनको महंगाई के अनुसार कोई भत्ता नहीं दिया जाता, जबकि जो सरकारी कर्मचारी या फिर वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं इनको तो क्या, इनकी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे इनका महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि उनको कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा मरण उनका ही आता है। हमारे जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, फॉर्मल क्षेत्र, इनके जो कामगार होते हैं इनको महंगाई के अनुसार भत्ता दिया जाता है। जैसे औपचारिक क्षेत्र के कामगारों की मौद्रिक आय तो बढ़ जाती है लेकिन वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। सबको लगता है सरकारी कर्मचारियों की, जो हमारे या फिर औपचारिक क्षेत्र के अंदर कामगार होते हैं जो काम करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत या सैलरी जो महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ रही है। मौद्रिक आय के बढ़ने से क्या होता है, जो लोग पहले आयकर के दायरे में नहीं आते थे और वो लोग अब क्या, महंगाई भत्ता मिलने से आयकर के दायरे में आना शुरू होते हैं, जिसे कहते हैं फिस्कल ड्रैग, अर्थात एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से छीन लेना। मतलब हम क्या कर सरकार क्या करती है, उनकी जो महंगाई भत्ता दे दे के उनकी आय को बढ़ाती है और आय को बढ़ा करके उनको इनकम टैक्स के दायरे में ले आती है, फिर इनकम टैक्स लगा कर उनसे इनकम टैक्स ले लेती है। तो एक तरफ से देना और दूसरी तरफ से छीन लेना। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, आयतों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, आयातों में वृद्धि होती है और निर्यातों में कमी होती है, जिससे क्या होता है, चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, सरकारी खर्चा महंगा हो जाता है जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, सरकारी खर्चा महंगा हो जाता है जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। चालू खाते का घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों को यदि मिला दें तो क्या होता है, ट्विन डेफिसिट कहते हैं। तो देख सकते हैं जब हमारा राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है तो साथ ही साथ क्या, चालू खाते का घाटा बढ़ता है। जब दोनों घाटे एक साथ बढ़ते हैं तो इसे चालू खाते का घाटा और ट्विन डेफिसिट कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता कम हो जाती है, जिससे विदेशों में उस देश की साख कम हो जाती है। इससे क्या, विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है और विदेशों से जो धन प्राप्त होता है वो भी कम होना प्राप्त होता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने मुद्रास्फीति के सभी पहलुओं को जानने का प्रयास किया, इससे जो प्रभाव पड़ते हैं उनको जानने का प्रयास किया। जो हमारा मुद्रास्फीति का जो वक्र है, फिलिप वक्र, तो उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं और ये जो हमारी मुहिम है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।